आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन के अंदर। जैसे कि हमने पिछले सेशन में बात की थी कि आने वाले सेशन में हम टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग के ऊपर कुछ टूल्स की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के अंदर यूज किए जाने वाले टूल्स के बारे में कि उसमें कौन कौन से टूल हम यूज करते हैं, राइट। एज ए इंजीनियर कौन कौन से टूल आपको यूज करने चाहिए और कौन कौन से टूल आपको यूजफुल रहेंगे। तो आज उन सभी टूल्स के बारे में जानेंगे, राइट। कुछ लोग जो इनको स्किल्स का दर्जा देते हैं, तो स्किल जो होती है वो आप में होती है और वो स्किल से आप कितने अच्छा ये टूल को चला सकते हो वो टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आपने उस चीज की कितनी प्रैक्टिस की है। तो चलिए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ प्रोडक्ट दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे स्पेस शटल है, राइट। अच्छी सी एक बाइक है, साइकिल है, कार है, बुलेट ट्रेन है, CNC मशीन है, राइट, वगैरह की जो भी चीज़ आपके आसपास अभी आपको दिख रही है, तो हर एक चीज़ है वो कहीं ना कहीं पे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का नतीजा है कि भाई लोगों ने मिलके, राइट, टीम ने मिलके यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्कआउट किया, सबने डायमेंशंस पे काम किया, इंजीनियरिंग रिसर्च पे काम किया, राइट, प्रिंसिपल्स पे काम किया और ये सारी चीज़ें अच्छे से बनाई। जो चीज़ें पहले बनाई थी उससे ये बेहतर कैसे बन सकती है, ये सब ट्राई करने के बाद ही आज आपके सामने ये चीज़ें आई। यहाँ पे आपको साइकिल दिख रही है, तो पहले कैसे साइकिल आती थी और ओवर द पीरियड सारे कैलकुलेशन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद आज आपके सामने ये कैसी साइकिल है वो आप देख सकते हो, राइट। तो टाइम बाय टाइम चीज़ें इम्प्रूव होती गई और लोग इसे इम्प्रूव करते गए। अगर इन चीज़ों के लिए अगर स्पेसिफिक टूल अवेलेबल नहीं होते, राइट, अगर स्पेसिफिक टूल अवेलेबल नहीं होते तो आज के टाइम में ये जो फास्ट एडोप्शन चल रहा है, राइट, फास्ट इवोल्यूशन चल रहा है, हर एक नए साल में अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है और बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है जो पहले हम यूज़ किया करते थे। टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमारे पास आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अवेलेबल है कि जो हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बचाती है। हम टूल्स इसीलिए यूज़ करते हैं कि भाई हमारा उसमें टाइम भी बचे और कॉस्ट भी बचे। कंपनियां इसीलिए ये टूल्स यूज़ करती है कि उनका टाइम बचे और पैसा बचे। अगर ऐसा ना करे, राइट, और ह्यूमन पावर को ज़्यादा बढ़ाए तो कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आएगी और कहीं ना कहीं पे टाइम भी कंज्यूम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। तो हमें ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके अंदर अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सही प्राइस में लॉन्च करना है और सही टाइम पे। तो हमारी R&D टीम को एक पर्टिकुलर टूल्स चाहिए जो उससे काम कर पाए और अपना काम है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव कर पाए, कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटपुट दे। तो चलिए देखते हैं कि भाई एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत हमें रखनी पड़ती है और कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कोई प्रोडक्ट के बारे में सोचते या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने का सोचते या फिर XYZ हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला जब आप कोई प्रोडक्ट और इनोवेशन या फिर कुछ भी कर रहे हो, राइट, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट, वो है कि आप जो प्रोडक्ट है वो यूजफुल होनी चाहिए, ना कि आप ऐसे बना रहे हो या फिर ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जो किसी के काम की नहीं। अगर किसी के काम की नहीं है तो उसकी मार्केट भी नहीं बनेगी और वो प्रोडक्ट किसी के काम भी नहीं आएगी। दूसरा है फंक्शंस ओवर द फीचर्स, राइट। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें क्या क्या फीचर डाल रहे हो उससे ज़रूरी है कि भाई आप उसमें फंक्शंस क्या करवा रहे हो, राइट। मान लो कि आप गाड़ी AC बना रहे हो जिसके अंदर पावरफुल AC लगा हुआ है, साउंड सिस्टम ज़बरदस्त है, राइट, और इतना कंफर्ट वाला पूरा इंटीरियर लगाया हुआ है, पर उसका जो इंजन है, राइट, उसका ही पावर इतना नहीं है कि वो गाड़ी को अच्छे से चला पाए या फिर उसका इंजन का इतना ताकत ही नहीं है कि वो गाड़ी को लंबे रास्ते पे खींच पाए।
तो जो बेसिक फंक्शनलिटी है राइट, आप पूरा इंटीरियर सिस्टम अच्छा कर दिए पर आपकी ब्रेक ही इतनी पावरफुल नहीं है, जो आपको 100+ की जो स्पीड होती है, तब जो अचानक से अगर कोई चीज़ आपके सामने आए राइट, तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओ। तो उस तरीके की जो फंक्शनलिटी होती है राइट, जो बेसिक फंक्शनलिटी आपकी प्रोडक्ट में होना चाहिए, जो जिस काम के लिए उसको बनाया जा रहा है वो बेसिक फुलफिल हो जाए, उसके बाद आप फीचर्स पे ज़्यादा काम कर सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या उसमें ऐड ऑन करने हैं। दूसरा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो लोग भूल जाते हैं काम करते करते, प्रोजेक्ट करते करते या फिर कुछ भी करते करते। अगर आप प्रोडक्ट भी बनाते हो तो काफ़ी लोग ये मेन चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि भाई हमें फोकस्ड रहना है। फोकस मतलब हमने जो प्लान आउट किया था, जो हमने चीज़ें हम करना चाहते हैं उसमें फोकस रहना है। जब हम काम कर कुछ शुरू करते हैं तो हमें 1000 चीज़ें दिमाग में आती, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, पर चीज़ें रह जाती है। तो आगे देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है राइट, वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, नहीं कि इमेजिनरी वर्ल्ड की, और आपकी इमेजिन जो ख्याल रहते हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो ही आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा और मार्केट में एक्सेप्टेबल रहेगा। दूसरा है एस्थेटिक आर इम्पोर्टेंट, मतलब एस्थेटिक मतलब उसका लुक कैसा दिख रहा है राइट। गंदी चीज़ें किसी को भी पसंद नहीं आती है, आपको खुद ये गंदी चीज़ें पसंद नहीं आती है। आप जब ट्राई करते हो कि भाई चीज़ें आप खरीदने जाते हो राइट, मजा से, मान लो कंपनी अच्छा कितना भी प्रोडक्ट बनाती है पर अच्छी नहीं दिखेगी राइट। गाड़ी में फंक्शनलिटी कितनी भी अच्छी हो, अगर अच्छी नहीं दिख रही है तो कहीं ना कहीं आप उसको खरीदने से परहेज करोगे। मोबाइल में फंक्शन कितने भी अच्छे हो पर उसके अगर लुक अच्छा नहीं है, तो एस्थेटिक आर मोर इम्पोर्टेंट व्हाइल यू आर क्रिएटिंग द प्रोडक्ट। दूसरा है कि अटेंशन टू डिटेल्स राइट, डिटेल्स में हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी बढ़ा देती है और आपकी प्रोडक्ट को और अच्छा बना देती है। दूसरा होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि भाई जो है चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो तो अच्छी होती है राइट, मोर कॉम्प्लेक्स हो तो बहुत अच्छी होती है, पर ऐसा नहीं है। जो अच्छी चीज़ें होती है वो सिंपल होती है और सिंप्लिसिटी से भी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और लास्ट अगर मैं अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो वो है कि भाई आप कितना उसमें इनोवेटिव स्टेप लेते हो राइट। जब भी आप कोई चीज़ बनाने का सोचो तो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ के इनोवेशन के तरफ जाओ कि भाई जो अभी हाल फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो उसमें क्या मैं एक नेक्स्ट स्टेप अलग करूँ, क्या मैं एक नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ और क्या मैं अलग चीज़ ढूंढूँ, तो उस पर आपका फोकस ज़रूर से रहना चाहिए। आगे देखते हैं हम दूसरी स्लाइड्स में कि क्या हम आज ये जो हमें प्रोडक्ट बनानी है राइट, तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स वगैरह हमें यूज़ करने चाहिए। क्या आप गेस कर पाओगे कौन कौन से टूल हमें यूज़ करने चाहिए और उसकी कैटेगरी क्या है। चलिए आज हम पहले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। कैटेगरी की बात करूँ राइट, तो 3 कैटेगरी के टूल एज ए इंजीनियरिंग डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन राइट, या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बोलूँ, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन बोलूँ या सिविल डिज़ाइन बोलूँ, तो जो हम हार्डकोर पीपल है और जो हम हार्डकोर चीज़ें बनाते हैं, हार्डवेयर राइट, हार्डवेयर के रिलेटेड हम चीज़ बनाते हैं। जो टेंजिबल चीज़ें हैं, मैं सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें जो एक्चुअली हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं राइट, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के बाद अपने हाथ में देख सकते हैं या फिर फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं अगर हम सिविल इंजीनियर हैं तो उन सब काम के लिए हम 3 कैटेगरी के टूल यूज़ करते हैं। सबसे पहला है कैड, दूसरा है कैम और तीसरा है सीए। कैड एक कैटेगरी का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। काफ़ी लोग इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई कैड तो सॉफ्टवेयर का नाम है। नहीं, कैड के सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। कैड एक कैटेगरी का नाम है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं राइट। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वही एक टूल रहते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो कैड सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स राइट। केम सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। सीए सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। कैड सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो हम 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं राइट। जब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसको कैम सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
और R&D, राइट, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट। कुछ चीज़ों का हमें रिजल्ट चाहिए, हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए, राइट, जो रिजल्ट एक्चुअली आना चाहिए, जो हमें थियोरेटिकली प्रेडिक्शन रहता है कि ये चीज़ें ऐसे आनी चाहिए, तो उन सभी के लिए हम जो है सही आउटपुट देखने के लिए हम CAE का यूज़ करते हैं। तो चलिए दूसरे स्लाइड में देखते हैं कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट साइकिल क्या रहता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाने का यूज़ करते हैं, राइट, कंपनी में या फिर कोई जगह पे भी कोई प्रोडक्ट बनानी जाती है, तो उससे पहले उसका मार्केट रिसर्च और एनालिसिस होता है पूरा, कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, या फिर क्लाइंट की डिमांड क्या है, राइट। उस प्रकार से हम प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट का पूरा R&D किया जाता है। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, जिसमें प्रोटोटाइप वगैरह की चीज़ें बनाई जाती है, और जब फाइनल पूरी टीम अप्रूवल दे देती है, और टीम के अप्रूवल के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग टीम रहती है उसका प्रोडक्शन करती है। फिर सेल्स टीम उसका सेलिंग एंड मार्केटिंग करती है, राइट। फिर जब वो कस्टमर के पास जाती है चीज़, तो वहाँ से फीडबैक आते हैं, और वो फीडबैक, राइट, वो कस्टमर के भी हो सकते हो, अगर प्रोटोटाइप लेवल पे है तो टीम के भी फीडबैक हो सकते हैं। तो उससे फिर से R&D की जाती है, जो फीडबैक आ रहे हैं, राइट, कुछ नेगेटिव फीडबैक हो सकते हैं, तो उसको हमें हमारी प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए हम उस पर और R&D करते हैं। फिर मॉडिफिकेशन के बाद फिर हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ पे इस साइकिल में CAD, CAM, CAE के सॉफ्टवेयर कब कब हमें मदद करते हैं वो देखते हैं हम। तो जब हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, राइट, तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग करने के लिए प्रोटोटाइप जो हम बनाते रहते हैं, राइट, तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए कंपनी को कॉस्ट आती है। तो मान लो कि हमारी कंपनी एरोप्लेन बनाती है, तो वहाँ पे कितने प्रोटोटाइप डेवलप करोगे, राइट। आपकी कंपनी बिल्डिंग बनाती है, तो वहाँ पे कैसे प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे। आपकी कंपनी जहाज बनाती है, तो वहाँ पे कैसे प्रोटोटाइप बनाओगे। आपकी कंपनी ब्रिज बनाती है, तो वहाँ कैसे प्रोटोटाइप लेके आओ। तो अगर छोटी चीज़ें भी बनाती है पर आपको वास्ट रेंज चाहिए, राइट, उसके अलग अलग ऑप्शंस चाहिए, तो प्रोटोटाइप बनाना कहीं ना कहीं पे टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, मटेरियल कंज्यूमिंग होता है, मैन पावर कंज्यूमिंग होता है। तो इन सभी चीज़ों का से बढ़ के एक फास्ट रिजल्ट, राइट, फटाफट से हमारा काम भी हो जाए, हमें मन चाहे रिजल्ट भी मिल जाए, और जितने चाहे हम ऑप्शन देख पाए, जब चाहे देख पाए, राइट, जिस चाहे उस फॉर्म में देख पाए, लाइव एडिट करके देख पाए, तो उसके लिए हम CAD सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे। जब यही चीज़ें हमें फास्ट मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए, तो हम CAM सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जब हम मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग ना करते हुए ऑटोमेशन पे जाते हैं, CNC वगैरह मशीन का यूज़ करते हैं, तो हम उस टाइम पे CAM सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो डिज़ाइनिंग लेवल पे भी वहाँ पे मतलब प्लानिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, 3D के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें भी देखने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग का कोई स्कोप नहीं रहता। छोटा अगर 3D मॉडल बनाना है, राइट, तो आप देख सकते हो बना के, पर उसका एक्चुअल फील नहीं आएगा और डिटेलिंग इतना भी नहीं कर सकते। और अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो फिर क्या। लास्ट और फर्स्ट ये मतलब CAD और CAE इंटर रिलेटेड रहते हैं। जब R&D करते हैं तो किसी चीज़ का हमें रिजल्ट चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट है, तो इस पर अगर इतना लोड आया तो वो क्या बेयर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये चीज़ अगर है काम कर रही है तो कितना फ्रिक्शन लगेगा, कितना वाइब्रेशन करेगा। तो ये सारे अगर हमें रिजल्ट चाहिए, इसका अगर डिज़ाइन ऐसा है तो फ्लो कैसे जाएगा, हीट ट्रांजैक्शन कैसे होगा, हीट कन्वेक्शन कैसे होगा, सारी चीज़ों के अगर रिजल्ट चाहिए और डिज़ायर रिजल्ट चाहिए तो हम CAE सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जो चीज़ें आज आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो मैन्युअली, हर एक वो चीज़ हम कर सकते हैं CAE सॉफ्टवेयर के अंदर, और डिराइव्ड रिजल्ट हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम वगैरह जो आपने सुने होंगे मार्केट के अंदर, राइट। आपने AutoCAD का नाम सुना होगा, SolidWorks, CATIA, NX CAD, Creo वगैरह का नाम सुना होगा। ये सारे CAD सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं और इसमें आप 3D मॉडलिंग कर सकते हो। फिर NX CAM है, ANSYS है, MasterCam है, DellCam है, WorkNC है, Revit है, 3ds Max है,
स्टेट प्रो, ETABS, PDMS, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है जो हमारे इंजीनियरिंग के मार्केट में अवेलेबल है और हमें कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप जब इंडस्ट्रीज़ में जाओगे तो इन सभी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। प्रोडक्शन करने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तो पड़ेगी। जब आपकी कंपनी प्रोडक्ट बनाती होगी तब तो ज़रूर ही आपको इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कैड सॉफ्टवेयर की अगर मैं डिटेल में बात करूँ, राइट, तो कैड सॉफ्टवेयर जितने भी रहते हैं, जैसे कि मैंने नाम बताया आपको ऊपर, तो सारे जो है हम 3D वर्चुअल मॉडल बना सकते हो। उसमें चाहे छोटा पार्ट हो, पूरा सिस्टम हो, पूरा मशीन हो या पूरा बिल्डिंग हो, कोई भी जो चीज़ हम बना सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। पूरा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट बना के उसको कंबाइन कर सकते हैं, उसकी असेंबली कर सकते हैं, उसकी शीट्स बना सकते हैं, राइट, और उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसका जो है स्ट्रक्चर, मशीन वगैरह सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। मैं अगर कैम की बात करूँ, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो ये सॉफ्टवेयर है ये 3D मॉडल होता है, राइट। हमारे जो पार्ट रहते हैं, अब हमें उसको प्रोड्यूस करना है NC मशीन पे, CNC मशीन पे कटिंग वगैरह चीज़ें करनी है, तो मैनुअल कोडिंग से नहीं चलेगा। वहाँ पे स्पेसिफिक मशीन जो होते हैं, राइट, उसको NC प्रोग्रामिंग चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लाइंस होती है तो आपका कोडिंग करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ लाइंस मतलब 10,000 लाइन, 20,000 लाइन, ये सब पूरा कोडिंग रहता है। तो वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने वर्चुअली डिज़ाइन किया है कैड सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसका कोई हमें प्रोग्रामिंग दे दे। तो ये जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो हम 3D मॉडल फाइल को इंपोर्ट करने में कैपेबल रहते हैं, और उस पर्टिकुलर फाइल पे आपके पास कैसा मशीन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्रामिंग देते हैं, और आपको कौन कौन सी प्रोसेस करवानी है, आपकी मशीन की कैपेसिटी क्या है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ के ये हमें NC प्रोग्रामिंग देती है। जो फाइल का आउटपुट आता है वो आप मशीन के साथ लगा सकते हो, जिससे कि आपका प्रोडक्ट का कटिंग हो सकता है। CAE की जैसे में हमने बात की पहले कि भाई जैसा हमें आउटपुट चाहिए, राइट, उसके प्रकार से हमें इनपुट देना पड़ता है। जो हमें आउटपुट चाहिए उसके प्रकार हम इनपुट देते हैं, तो उस प्रकार से हमें आउटपुट मिलता है जो हमें चाहिए। मान लो वाइब्रेशन हमें फाइंड करना है, तो दोनों की बाउंड्री कंडीशन क्या लगानी है, दोनों के बीच में कौन कौन सी कंडीशंस आएगी, क्या फोर्स रहेगा, एक्चुअल टाइम साइकिल क्या रहेगा, राइट, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे बतानी पड़ेगी। ये डेटा ड्रिवन पूरा सॉफ्टवेयर रहता है। जैसे जैसे आप डेटा इसमें पुट इन करते जाओगे, अपना मॉडल क्रिएट करके उसमें आप जो डेटा आप दोगे वो डेटा के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे देगा। आपने जो उसके लिए कंडीशन तैयार की है, राइट, जो आपके प्रोडक्ट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर भी 3D मॉडल को एक्सेप्ट करता है। जो आप 3D मॉडल बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट देता है। आने वाले सेशंस में हम इन सभी का प्रैक्टिकल देखेंगे। हमारी टीम आपको ये कैड सॉफ्टवेयर, कैम सॉफ्टवेयर, CAE सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर चला के दिखाएंगे और इस पे प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे। तो चलिए इसको कैटेगरी वाइज देखते हैं। कैटेगरी में अगर बात करें तो कैड सॉफ्टवेयर, राइट, तो मैकेनिकल वालों के लिए ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, क्रियो, NX कैड, कैटिया वगैरह सॉफ्टवेयर रहते हैं। सिविल वालों के लिए मैं बात करूँ तो रेविट, 3ds मैक्स रहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए मैं बात करूँ तो ऑटोकैड रहता है। फिर ऑटोमोबाइल वाले हमारे जो फ्रेंड्स है, राइट, ऑटोमोबाइल वालों के लिए सॉलिडवर्क्स रहता है, कैटिया रहता है, और सबसे ज़्यादा जो रहता है वो ANSYS रहता है। तो कैम की मैं अगर बात करूँ, राइट, जो मैन्युफैक्चरिंग के सॉफ्टवेयर है तो उसके नाम हम कह सकते हैं मार्केट में जो पॉपुलर है, NX कैम है, मास्टर कैम है, वर्क-NC है, H कैम है, अल्फा कैम है, वगैरह सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल रहते हैं। CAE की मैं बात करूँ तो उसमें ANSYS है, ANSYS आज नंबर 1 पे है। नेस्टन पैटर्न है, हाइपरवर्क्स है। सिविल वालों के लिए स्पेशली स्टेट प्रो है, जहाँ पे वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन और वगैरह का एनालिसिस कर सकते हैं। कैड सॉफ्टवेयर के अंदर मैं बात करूँ रहे तो वहाँ पे आप 2D स्केचेस बना सकते हो, 3D मॉडलिंग कर सकते हो, असेंबली कर सकते हो पार्ट्स की, और उसका 3D मोशन देख सकते हो, एनिमेशन करके देख सकते हो,
एक्सप्लोडेड व्यू देख सकते हो, फिर ड्राफ्टिंग कर सकते हो, सीट मेटल से चीज़ें बना सकते हो, सरफेस डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। और वेल्डिंग वगैरह कैसे आएगी, सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो। कैम के अंदर बात करें तो टर्निंग कैसे होगा, मिलिंग कैसे होगा, टर्निंग के प्रोग्राम आप बना सकते हो, मिलिंग के प्रोग्राम कर सकते हो, मिक्स टर्न मिल के प्रोग्राम आप कर सकते हो। CNC कोडिंग, VMC, HMC कोई भी प्रकार का मशीन हो उसके लिए आप कोडिंग कर सकते हो। CAE की बात करूँ तो उसमें ऐसा कोई एक काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, राइट। जो भी आपको आज इंजीनियरिंग के लेवल पे क्वेश्चन होता है, जो आप अपनी किताब में पढ़ रहे हो, राइट, आपने 4 साल जो पढ़ाई की, तो हर एक क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आप CAE के थ्रू सोल्व कर सकते हो, या तो वो FEA से सोल्व होगा या फिर CFD से सोल्व होगा। इस वीडियो के एंड में मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पुट ऑन कर रहा हूँ कि कैसे आपको आइडिया है कि सॉफ्टवेयर में कैसे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जस्ट आपको वो वीडियो देखना है आपके रेफरेंस पर्पस के लिए। आगे अच्छे से ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे होगी वो भी सिखाएंगे। और वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी इंटर्नशिप अच्छी लग रही है तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि भाई ये चैनल आगे ग्रो करे और मैं इस चैनल पे अच्छे अच्छे जो कंटेंट जो दिमाग में आते रहते वो आपके साथ शेयर किया जाए। और जैसे कि ये हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी है तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, जहाँ पे हमारी टीम काम करती है कि कुछ आइडियाज़ पे काम किया जाए। इस पे हम प्लान करें कि कोई फी आने वाले टाइम में फ्री कोर्सेज डाले जाए जो आप YouTube से पूरे फ्री में सीख पाओ। और दूसरी चीज़ हम ऐसे प्लान करें कि हमारी टीम एक पर्टिकुलर सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ के साथ काम कर रही है तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स आए वो आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो आने वाला एग्जाम्पल देखिए और एग्जाम्पल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। सबका ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।